गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सर ये इतना आम कैसे हो गया है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया? Long standing gallbladder stones more than 12 years have a higher incidence of gallbladder cancer. Okay. ये documented facts. But almost every gallbladder cancer patient will have gallstones. साइंटिफिक स्टडीज में ये कहा गया है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स अगर बहुत लंबे टाइम तक पड़े रहें तो कैंसर सिर्फ और सिर्फ एक कॉज नहीं है कैंसर का। दूसरा कॉज नॉर्थ इंडिया में जो बहुत कॉमन है वो एडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल। सर क्या बच्चों के अंदर भी एट अर्ली एज स्टोन्स होना, कैंसर होना? गॉल ब्लैडर कैंसर इज सपोज टू बी अ डिजीज ऑफ यंग पीपल। प्रेगनेंसी में क्या चांसेस बढ़ जाते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने? डेफिनेटली गॉल ब्लैडर स्टोन्स का और गॉल ब्लैडर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इन्फेक्शंस का चांसेस प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। वही वाला सवाल है कि अंडा पहले आया या मुर्गा पहले आया जी। तो ये वही वाला सवाल है कि गॉल ब्लैडर स्टोन ने कैंसर बनाया या कैंसर बना जिसकी वजह से डिसफंक्शन हुआ गॉल ब्लैडर वॉल का, उससे स्टोन बने। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं डोंट वेट फॉर डिजास्टर, डोंट वेट फॉर कॉम्प्लिकेशंस। नमस्कार, क्या आप भी इंटरनेट खोलकर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं या खुद जब मन करता है एंटीबायोटिक खा लेते हैं? ऐसा करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे ही खतरनाक कदम जब हम लोग उठाते हैं उनके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, जिनको तकरीबन 3 दशक का अनुभव है, हज़ारों सर्जरीज कर चुके हैं और आज हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने आप डॉक्टर बनना अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना है, ऐसा मत कीजिए। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर मेधावी तोमर जो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, 30 वर्षों का उन्हें अनुभव है। सर आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इस कार्यक्रम पर आमंत्रित किया। अपने पिछले 31-32 वर्ष के सर्जिकल कैरियर में मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो कि क्लिनिक पर आते हैं अपनी डायग्नोसिस बनाकर और उनमें से 90% डायग्नोसिस गलत होती हैं। ये सब गूगल पर सर्च का परिणाम है, जिसमें ऑथेंटिक मेडिकल लिटरेचर जो प्रमाणिक चीज़ें हैं उनको ढूंढ पाना और क्या चीज़ सच है क्या चीज़ गलत है उसको पता कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो प्रमाणिक मेडिकल लिटरेचर है वो पेड साइट्स पर अवेलेबल है और वो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स की समझ के लिए है और उसी लैंग्वेज में है जिसको साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि कितना ज़रूरी है कि खुद डॉक्टर ना बने, नहीं तो नीम हकीम खतराए जान, तो वो आप की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। एंड सर शुरुआत करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है जिसको आप की होल सर्जरी बोलते हैं या आम भाषा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग बोलते हैं दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी। सर वो क्या है और वो कितनी अच्छी है और क्या, उसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे हम लोगों को। लेप्रोस्कोपी बेसिकली 2 शब्दों से बना है, एक लेप्रोस और दूसरा स्कोपी। लेप्रोस का मतलब है पेट और स्कोपी का मतलब है उसमें दूरबीन द्वारा झांकना या देख करके कोई ऑपरेशन करना। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। अल्टीमेटली अगर आप उसको साधारण भाषा में समझना चाहें तो पेट में छोटा सा कट लगाकर बगैर मांसपेशियों को काटे उनके बीच से दूरबीन डाल दी जाती है, जिसके पीछे एक वीडियो कैमरा अटैच्ड होता है जो मॉनिटर पर आपको एक मैग्नीफाइड इमेज देता है, जिससे देख करके आप जटिल से जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें इसको आप दूसरी तरह से वीडियो असिस्टेड सर्जरी भी कह सकते हैं, क्योंकि वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको देख करके सर्जन उसी हिसाब से अपने और औजार पेट में डाल करके, इंस्ट्रूमेंट्स पेट में डाल करके उस
ऑपरेशन को अंजाम देता है। सर तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या-क्या हैं? आपने बताया विस्तार से, बट इसके बेनिफिट एंड जो पेशेंट है उसके लिए क्या-क्या हो सकते हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बेनिफिट्स पेशेंट्स के लिए और सर्जन्स के लिए, दोनों के लिए हैं। सर्जन्स के लिए ये बेनिफिट है कि उनको एक मैग्नीफाइड व्यू मिलता है और जो टारगेट ऑर्गन है उस ऑर्गन को वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं पेट में बड़ा चीरा दिए बगैर, जिससे कि उनको कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स करने में भी और डिफिकल्ट टू असेस एरियाज, जो पेट के ऐसे एरियाज हैं जिन तक पहुंचना मुश्किल है, वहां तक पहुंचने में उनको बड़ी आसानी मिलती है। पेशेंट के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, क्योंकि मांसपेशी नहीं कटती तो एब्डोमिनल वॉल में कोई कमजोरी नहीं आती, हर्निया बनने के चांसेस कम होते हैं, छोटे इंसिजन्स जल्दी ठीक होते हैं, मांसपेशी नहीं कटती तो रिकवरी टाइम कम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, साथ के साथ ब्लीडिंग कम होती है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता है। ये सब बेनिफिट्स पेशेंट को अल्टीमेटली कॉस्ट सेविंग की तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि अर्ली रिकवरी और अर्ली रिजम्पशन ऑफ वर्क, जो भी कार्य पेशेंट करता है उस पर जल्दी से लौट सकता है। तो ये अल्टीमेटली इट ट्रांसलेट्स इनटू अ मैसिव कॉस्ट बेनिफिट। सर उससे उसका पैसा भी बच जाता है और बहुत जल्दी घर भी पहुंच जाता है। आपने एकदम सही बताया, कोई भी बड़ा चीरा से बेटर है ये छोटे-छोटे होल से सर्जरी हो जाए एंड जल्दी रिकवरी भी हो जाए। सर आपने बताया इसके बेनिफिट्स, बट अब सर ये बताइए सर, ये जो सर्जरी है ये हम किन-किन बीमारियों में या बॉडी के किन-किन पार्ट्स पे सर इसको यूज़ किया जा सकता है? देखिए, आज की तारीख में विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेपलर्स और डिफरेंट वेसल सीलिंग डिवाइसेस, डिसेक्शन डिवाइसेस, प्रैक्टिकली जो हमारे यहाँ आज की तारीख में एक सेइंग है, वॉट एवर कैन बी डन ओपन कैन बी डन लेप्रोस्कोपिकली। कोई भी प्रोसीजर जो ओपन सर्जरी में किया जा सकता है वो लेप्रोस्कोपी में किया जा सकता है। सर मैं अगर आम भाषा में पूछूँ तो कौन-कौन से अंग हैं जिनका वो आप ऑपरेट कर सकते हैं? देखिए, सबसे कॉमनली जो ऑपरेशंस होते हैं, सबसे पहले जो शुरू हुए थे वो गॉल ब्लैडर सर्जरी शुरू हुई थी। जी। गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, यूट्रस, यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, यूट्रस के साइड में ओवेरियन सिस, हर्निया, इंटेस्टाइनल सर्जरीज, आंतों का काट करके जोड़ना, कैंसर सर्जरीज, हायाटस हर्निया की सर्जरीज, प्रैक्टिकली सभी कुछ लेप्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। पर ये जो कुछ नाम लिए मैंने, ये सबसे कॉमनली परफॉर्म जी। होने वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं। एडवांस प्रोसीजर्स भी सब संभव हैं लेप्रोस्कोपी से, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निकल स्किल, ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट अवेलेबल। क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्जरीज हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी को समझना, उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सर इसका जो आप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, तो क्या इसके लिए से कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, या इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं? एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर अ मेडिकल प्रैक्टिशनर? वो इसको कैसे करे एक आम आदमी के लिए? देखिए, आज की ज़माने में ऑलमोस्ट सभी मेडिकल कॉलेजेस में लेप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग, टीचिंग अवेलेबल है। जी। रेजिडेंसी प्रोग्राम्स में लेप्रोस्कोपी का अच्छा खासा एक्सपोजर होता है, और उस एक्सपोजर को फर्दर एनहेंस करने के लिए, पर्टिकुलर प्रोसीजर के ऊपर मास्टरी पाने के लिए, देर आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल विद डिफरेंट स्पेशलिस्ट, विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और सेंट्रल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, सर्टिफिकेशन भी है। ये आज की तारीख में बड़ा एक व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। सर आपने इतने सालों में हज़ारों सर्जरीज़ करी हैं, कभी कोई ऐसी सर्जरी भी है जो आपको बहुत खुद टिपिकल लगी हो खुद करते हुए? आपको ऐसे भी कभी अनुभव हुए हैं? देखिए, सर्जरी ऐसे ही है जैसे क्रिकेट में बैटिंग, जी। इट इज़ अ वन बॉल गेम। ओके। हर बॉल डिफरेंट है, हर पेशेंट डिफरेंट है। जी। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ सभी ने फेस की हैं, सभी ने ओवरकम भी की हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी सभी के साथ होते हैं, मगर अल्टीमेटली विद एक्सपीरियंस, विद प्रॉपर मेंटरशिप, विद प्रॉपर प्रॉक्टरशिप एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन और अपनी स्किल, अगर आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट के बेनिफिट को सर्वोपरि रखते हुए डिसीजन लेते हैं, तो आउटकम्स बहुत अच्छी होती हैं। सर क्या इसका रहता है सक्सेस रेट एज़ कंपेयर टू द नॉर्मल सर्जरीज़ जो होती हैं?
देखिए, सक्सेस रेट एक ये फिल्मी डायलॉग है। ऑपरेशन करते ही सर्जन बाहर निकला, दस्ताने उतरते हुए उसने कहा, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। जी। प्रैक्टिकल लाइफ में ऑपरेशन इज सक्सेसफुल इफ द पेशेंट्स लीड a normal and healthy life जी। after the procedure. There are no complications, there is no wound infection, there are no lifestyle modifications which are required. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट जी। हमारे हिसाब से सक्सेस का मेजर है। डिफरेंट सीरीज में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, स्किल डिपेंडेंट भी है, पेशेंट डिपेंडेंट भी है। एक एडवांस्ड डिजीज में जो प्रोसीजर होता है उसका सक्सेस रेट कम होता है, जो अर्ली डिजीज में प्रोसीजर होता है उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ पर एक मैथमेटिकल फिगर पुट रखना बड़ा मुश्किल है कि कितने परसेंट सक्सेसफुल है कितने नहीं। हर प्रोसीजर के लिए अलग सक्सेस रेट्स हैं, अलग सेंटर्स के अलग सक्सेस रेट्स हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से सक्सेस रेट्स चेंज होते हैं। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट में भी हो रहा है, स्किल्स में भी ग्रेजुअली जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं। इट इज़ द आवर्स बिहाइंड द कैमरा जो आपका इम्प्रूवमेंट लाता है आउटकम्स में। ओके, थैंक यू सर। आपने बताया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, आप उसके एक्सपर्ट हैं और आज 21वीं सदी में ज़माना एआई का है और रोबोटिक सर्जरीज के भी बहुत सारे हम लोग नाम सुनते रहते हैं। और मुझे तो लगता है एक आम आदमी को लगता होगा भाई एक रोबोट आता है, कहीं से ऑटोमेटिकली उसमें एक प्रोग्राम फीड कर दिया, उसने अपने आप कटवट किया और बाहर आ गया। क्या सर ऐसा ही होता है या उसको भी कोई आदमी पीछे बैठ के चलाता है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि रोबोट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो आएगा और ऑपरेशन करके चला जाएगा। रोबोट एक मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन है, जहां मास्टर सर्जन है और रोबोट एक स्लेव है। रोबोट को जैसे गाइड करा जाता है वैसे वो काम करता है। रोबोट को पेशेंट के ऊपर फिक्स करने को डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग अपने आप में एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें रोबोट के आर्म्स को प्रॉपर पोजीशन पर जिस ऑर्गन को आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉपर प्लेसमेंट उन आर्म्स का किया जाता है। फिर उन आर्म्स को एक मास्टर कंट्रोलर कंसोल पर बैठ करके सर्जन गाइड करता है और सर्जन वो सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट करता है। आज इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप रिमोट एरिया में भी रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं, जहां पर रोबोट मौजूद है और इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद है। आप सर्जन दिल्ली में बैठ करके, बॉम्बे में या दिल्ली में बैठ करके, गाज़ियाबाद में, मेरठ में कहीं भी ऑपरेशन कर सकता है अगर उसके पास मास्टर कंसोल की कमांड वहां पर अवेलेबल है। सर जो आपने ये बताया ये कंसोल के लिए, बट उसको जो वो डॉक करना है उसके लिए भी क्या डॉक्टर चाहिए होता है या टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है? नहीं, डेफिनेटली एक अकम्पलिश्ड सर्जिकल स्पेशलिस्ट जो कि लेप्रोस्कोपी के बेसिक कंसेप्ट्स जानता है और जिसको लेप्रोस्कोपी का एक्सपीरियंस है, वो डॉकिंग कर सकता है। वो ही डॉकिंग के लिए ऑथराइज्ड है। सर्जन ही डॉकिंग करेगा, कोई टेक्नीशियन नहीं कर सकता, कोई टेक्निकल हैंड उसको ऑपरेट नहीं कर तो सकता। मैं जैसे मानूँ तो ये आपका एक तरह से एक एक्सटेंडेड आर्म हो गया जिसको आप रिमोटली कमांड कर सकते हैं, आप खुद ना करके एक मशीन प्रिसिशन से उस पर काम कर रही है। आप कह सकते हैं, कुछ हद तक आपकी बात सही है, आई एग्री विद दिस। लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट इसमें पेशेंट को यह है कि एक एक्सपर्ट सर्जन जो कि शायद उस सेंटर पर अवेलेबल ना हो, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर का एक्सपर्ट, मास्टर इन दैट प्रोसीजर, रिमोटली ऑपरेट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, एक एक्सपर्ट सर्जन जो कि अगर कोई अनटूवर्ड हैपनिंग होती है तो उसको संभाल सके और प्रॉपर डॉकिंग रोबोट की कर सके, जी वो वहां पर ओटी में हर समय मौजूद रहता है और रहना जरूरी है। सर इसके फ़ायदे तो ये हुए कि भाई एक स्पेशलिस्ट का हम लोग मिनिमम टाइम में मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ट्रैवल भी ना करना पड़े तो आप एक एरिया में पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या देश का कोई भी और हिस्सा हो, तो आप रिमोटली एक साथ दिन में जहां आप एक कर पाते अब आप 5 कर पाएंगे। इसका मतलब तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेंटरशिप की है। एक एक्सपर्ट
सर्जन जो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए वर्ल्ड रिनाउंड है, उससे आप एक प्रोसीजर कहीं रिमोट एरिया में करा सकते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप देखिए, मान लीजिए आप एडवांस सर्जिकल कोई प्रोसीजर है तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है जी। उसके एक्सपर्ट्स बहुत कम होते हैं जिनको एक्सपोजर हो 100 केसेस का, 50 केसेस का, क्योंकि वॉल्यूम ही कम है उस पर्टिकुलर प्रोसीजर का। ओके। तो जो टॉप शॉट है उस पर्टिकुलर प्रोसीजर का, आप उसको एंगेज कर सकते हो फॉर दैट सर्जरी एट योर सेंटर। ओके। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है सर्जन फिटेग का। यहां पर सर्जन 8-8, 10-10 घंटे की सर्जरी खड़े होकर के करता है लेप्रोस्कोपी में। रोबोट में वो एक कंसोल पर आराम से बैठ करके वो सर्जरी कर सकता है। एआई का रोल सिर्फ इसमें इतना है कि एआई एल्गोरिथम्स टिश्यू आइडेंटिफिकेशन में कौन सा स्ट्रक्चर क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं और वो करेंगी। सर उससे फटीग भी कम होगा, आप बैठे आराम से काम कर रहे हैं रादर देन खड़े होने से, मतलब ये है कि उससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी डॉक्टर की। डेफिनेटली। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं सर्जिकल ट्रेमर। आफ्टर अ सर्टेन एज एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ सर्जरी, मान लीजिए आप 3 घंटे की सर्जरी कर रहे हैं, जी। आपके हाथ में थोड़ा बहुत शेक आता है, जी। विच इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द पेशेंट ऑन अ रोबोट। हाँ, रोबोट के कंसोल वो तो जो है कमांड से काम करेगा। उसको डैम्पिंग करेगा। जी। तो वो ट्रेमर, सर्जिकल ट्रेमर पेशेंट में शिफ्ट नहीं होता। ओके। तो प्रिसिशन डेफिनेटली इंप्रूव होता है, लेकिन उसकी डेफिनेटली एक ह्यूज कॉस्ट यू हैव टू पे फॉर दैट। हाँ बट सर चांसेस ऑफ एरर आर मिनिमल और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। देखिए, ये एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसको ब्लैंकेटली अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। कैसे सर? चांसेस ऑफ एरर डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द सर्जन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टिश्यू। ओके। इसमें रोबोट में एक नेगेटिव चीज भी है। वो नेगेटिव है कि आपको हैप्टिक फीडबैक नहीं है। हैप्टिक फीडबैक एक टेक्निकल टर्म मैं बोल रहा हूं, समझिए टच की फीलिंग नहीं है। ओके। क्योंकि आप एक रिमोट कंसोल पे बैठे हैं, आपने टिश्यू को टच किया, मान लीजिए लेप्रोस्कोप से भी टच किया, आपने लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से टच किया, तो आपको उसकी एक फील आती है कि टिश्यू हार्ड है या सॉफ्ट है, ओके। विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग। जैसे ओपन सर्जरी में सारा आप हाथ से छू के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई यहां पे पथरी है या नहीं है। ओके। मतलब दैट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो टिश्यू की फील होती है एक, वो फील आपको रोबोटिक सर्जरी में नहीं मिलती। ओके। तो रोबोटिक सर्जरी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर ऑप्टिकल असेसमेंट। इट मे बी 3D, इट मे बी 2D। ओके। इट इज रोबोटिक इज 3D। ओके। 3D आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, कि कौन सा ऑर्गन कहाँ है, कौन सी नली कहाँ जा रही है, कौन सी नस कहाँ जा रही है, कौन सी आर्टरी कहाँ जा रही है। ये आइडेंटिफिकेशन प्योरली आपका जो है विजन बेस्ड है, जी। जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और ओपन सर्जरी में, जिसमें आपको थोड़ा सा फीडबैक, हैप्टिक फीडबैक आप मिलता है, टच फील कर सकते टच हैं। का फील आता हाँ, है। हाँ। विद एक्सपीरियंस ये फील बहुत अच्छे से आता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के टाइम में गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर दूसरा तीसरा आदमी से ही बात होती है कि भाई उसका रिमूवल हो गया, यहाँ सर्जरी हो गई। सर ये इतना आम कैसे हो गया है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया? मुझे एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। गॉल ब्लैडर डिजीजेस को अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 तरह की डिजीजेस हैं जो बहुत कॉमन है। एक है गॉल ब्लैडर की पथरी, दूसरी है गॉल ब्लैडर का कैंसर। दोनों के अलग अलग कारण हैं। गॉल ब्लैडर की पथरी मुख्यतः 3 वजह से होती है। एक पिगमेंट स्टोन्स होते हैं जो उन लोगों में होते हैं जिनमें आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। दूसरा इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। किताबों में लिखा गया है गॉल स्टोन्स, स्पेशली मल्टीपल गॉल स्टोन्स, आर द टूम्ब ऑफ डेड बैक्टीरिया। ओके। जो बैक्टीरिया गॉल ब्लैडर वॉल से शेड हो रहे हैं, इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया, उनकी कब्र बन जाती है बाइल सॉल्ट्स जमा होने से, वो मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं। ओके। तीसरी वजह है कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, क्लासिकली जो पहले किताबों में टीचिंग थी, जो आज की तारीख में इतनी मान्य नहीं है, वो थी फैट fertile fair female of 40 years with upper abdominal pain likely to be gallbladder stone. ओके। बट ये सब स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स एंड बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो गॉल ब्लैडर स्टोन बनाता है जी। या गॉल ब्लैडर का डिस्फंक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से स्टोन बनते हैं, वो टाइफाइड कैरियर स्टेट होती है, जिसमें कि गॉल ब्लैडर वॉल में टाइफाइड के बैक्टीरिया पनपते हैं। ओके। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट दोज बैक्टीरिया और वो अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर डिस्फंक्शन होने की वजह से स्टोन्स बनते हैं। ओके। अब बात आई आपके दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, क्यों इतना ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है उसका ऑपरेशन हो गया, इसका हो गया। देखिए, इसकी वजह एक तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए, दूसरा डिटेक्शन, ओके। अर्ली डिटेक्शन होने लगा बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी, चीप अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड। ओके। आज से 35 साल पहले जब अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं था तो गॉल ब्लैडर स्टोन को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता था। आधे टाइम क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स के हिसाब से गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोज होते थे, वो एडवांस स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में ज़्यादातर होते थे। दूसरी चीज़ है कैंसर। साइंटिफिक स्टडीज़ में ये कहा गया है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स अगर बहुत लंबे टाइम तक पड़े रहें तो कैंसर के चांसेस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉज नहीं है कैंसर का। दूसरा कॉज नॉर्थ इंडिया में जो बहुत कॉमन है वो एडल्ट्रेटेड मस्टर्ड ऑयल, पीली कटहली का बीज मस्टर्ड ऑयल में मिक्स हो जाता है, एडल्ट्रेशन हो रहा है। एडल्ट्रेशन होता है। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो कैंसर की संभावना बढ़ती है, दूसरा एक और बीमारी होती है जो कि फैटल होती है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ पॉइजनिंग आप कह सकते हैं। ओके। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना, ओके। उसको कहते हैं पीली कटहली को, उसके एडल्ट्रेशन की वजह से मस्टर्ड ऑयल में, वो इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है ये एक डिफरेंट मैटर है, क्योंकि उसका बीज भी ऐसा ही होता है और जब हार्वेस्ट होती है पता चला पीली कटहली भी उसके साथ में आ गई और उसका बीज भी सरसों के बीज जैसा दिखता है और वो तेल में आ जाता है। ओके। तो वो बहुत कॉमन कॉज है मस्टर्ड ऑयल। लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स मोर देन 12 ईयर्स हैव अ हायर इंसिडेंस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। आज तक जो भी लिटरेचर कहता है एवरी gallbladder stone patient will not have gallbladder cancer, but almost every gallbladder cancer patient will have gallstones. एज अ प्रेसिडेंट उसको पहले से था। प्रेसिडेंट है या कोइंसिडेंस है, इसको बड़ा क्लियरली आज तक साइंस डिफाइन नहीं कर पाई है। कि वही वाला सवाल है कि अंडा पहले आया या मुर्गा पहले आया जी। तो ये वही वाला सवाल है कि गॉलब्लैडर स्टोन ने कैंसर बनाया या कैंसर बना जिसकी वजह से डिस्फंक्शन हुआ गॉलब्लैडर वॉल का, उससे स्टोन बने। ओके। लेकिन ये पाया गया है कि जितने भी गॉल ब्लैडर कैंसर ऑपरेट होते हैं ऑलमोस्ट 99% में स्टोन्स भी मिलते हैं। ओके। एंड सर उसको रिमूव कर दिया जाता है तो क्या उससे एक आदमी सेफ हो जाता है, क्योंकि लोग कि भाई उसको हटा दो, इलाज ना करा, देखिए क्या या वही इलाज है? देखिए, आज की तारीख में जो भी हमारा नॉर्थ इंडिया का डाटा है वो ये कहता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड अर्ली सेफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओके। उसकी वजह से ओवरऑल नंबर्स ऑफ गॉल ब्लैडर पेशेंट्स डिक्लाइन हो रहे हैं क्योंकि जल्दी ऑपरेशन हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं डोंट वेट फॉर डिजास्टर, डोंट वेट फॉर कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस बहुत तरह के होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के, कैंसर ही एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसके अलावा इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्टोन स्लिप होकर के डक्ट में चला जाता है, कॉमन बाइल डक्ट में चला जाता है तो जॉन्डिस होता है, पेनक्रेटाइटिस होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं यू शुड गेट योर गॉल ब्लैडर ऑपरेटेड एट द फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इफ यू हैव गॉल ब्लैडर स्टोन्स, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप साइलेंट कह करके कह दें। सर मैं उसी पे आ रहा था कि क्या सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर वाली इस डिजीज़ के, और क्या इसको रिमूव कराना ही इलाज है या इसका कुछ और भी तरीका है जिससे, मतलब अगर मैं पूछूं आम भाषा में, क्या गॉल ब्लैडर बॉडी में होना जरूरी है? देखिए, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, लेकिन जो आज की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि गॉल ब्लैडर डिस्फंक्शन की वजह से स्टोन बना है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टोन निकाल देंगे और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो दोबारा से आने के चांसेस हैं। पहले तो टेक्निकली गॉल ब्लैडर को में से स्टोन निकाल करके उसको अगर आप स्टिच करके छोड़ेंगे तो वो लीक करेगा। ओके। तो बहुत मुश्किल है वो काम करना। दूसरी चीज़, अगर आपने कर भी लिया तो उसमें डिस्फंक्शन की वजह से दोबारा स्टोन फॉर्मेशन होगी। सिम्टम्स की जहाँ तक बात है
खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, डकारे आना, उल्टियाँ आना, ऊपर के हिस्से में पेट के कुछ दर्द होना, राइट साइड पर दर्द होना, कभी कभी बहुत तेज दर्द होना, ये सब एक नॉर्मल से सिम्टम्स लोग बाग इसको गैस का दर्द मान करके चूरन चटनी खा के ख़त्म कर देते हैं। ओके और रिस्पॉन्ड भी कर जाते हैं कई बार, सेल्फ मेडिकेशन पे भी दर्द की दवाई खा ली, ठीक हो गया 2-1 दिन में, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मगर उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर एक डायग्नोसिस, एक कंसल्टेंट सर्जन या फिजिशियन से मिल करके एक अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो उनको कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं तो मतलब किस एज के बाद, या इसके लिए कोई मतलब मिनिमम एज है जिसके बाद कि आपको हर साल 6 महीने जैसे आप रिकमेंड करें कि एक आम आदमी को प्रिकॉशनरी अपना ये टेस्ट करा लेना चाहिए रादर देन की वेटिंग फॉर डिजास्टर? देखिए, ये अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। कहीं भी कोई स्क्रीनिंग गाइडलाइंस गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए लिटरेचर में रिकमेंडेड नहीं है। ओके अगर आपको अपर जीआई डिस्पेप्सिया हम लोग कहते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स हैं, खट्टी डकारें, जलन, दुखन, ब्लोटिंग, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आपको एक चेक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। ओके एक सवाल आपका अनआंसर्ड रह गया, वो सवाल था क्या गॉल ब्लैडर एक ज़रूरी अंग है? जी डेफिनेटली गॉल ब्लैडर का अपने आप एक बॉडी में फंक्शन है। फंक्शन है गॉल ब्लैडर का बाइल को स्टोर करना और उसको कंसंट्रेट करना। ओके लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो 1 लीटर बाइल लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी 35 to 50 ml होती है। जी तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टोरेज नहीं है। ये स्टोरेज जब आप फैटी मील खाते हैं तब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये सारा बाइल मील के साथ, फूड के साथ मिक्स कर देता है और कॉम्प्लेक्स फैट्स को ब्रेक डाउन करने के काम आता है। बाइल इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेट जो हमारे हैवी फैट्स को डिसॉल्व करता है। यस, इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स फैट्स इनटू सिंपल फैट्स, डाइजेस्टेबल फॉर्म। ओके तो गॉल ब्लैडर निकलने के बाद आपका स्टोरेज खत्म हो जाता है। ओके पर ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी बाइल डक्ट्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी, जो गॉल ब्लैडर निकलने के बाद बाइल डक्ट्स का साइज होता है वो बढ़ जाता है, ओके कुछ स्टोरेज फंक्शन उसमें आ जाता है। ओके लेकिन उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं अगर आपका गॉल ब्लैडर निकला है तो आपको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी फैटी मील नहीं लेना चाहिए। आपके लाइफस्टाइल पर कोई फ़र्क नहीं डालता गॉल ब्लैडर निकलना। यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी, कोई भी उसका दुष्प्रभाव नहीं है। सर मैं बोलूँ मतलब उसको वेजिटेरियन डाइट लेना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज में तो वो चिकन मटन लोग खाते हैं, बीफ भी खाते हैं, वो अलग अलग चीज़ें खाएंगे, तो वो खतरनाक होगा, या नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट बेटर रहेगी इसके लिए? देखिए, डाइटरी प्रेफरेंसेस हर जगह के अलग हैं और डाइट में जो रोल है बाइल का वो सिर्फ फैट पर है। आपने चिकन, मटन और बीफ और डिफरेंट नॉन वेजिटेरियन फूड्स का नाम लिया, वो बेसिकली प्रोटीन बेस्ड डाइट्स हैं। गॉल ब्लैडर निकलने से प्रोटीन डाइजेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ओके फैट डाइजेशन के लिए हम ये कहते हैं फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। ओके आप बहुत ज़्यादा आप कहें कि साहब हम बटर चिकन खाएंगे या हम हाई फैट कंटेंट वाला मीट खाएंगे, वो तो फिर अगर हम दाल तो मखनी भी खाएंगे वही प्रोटीन है। तो प्रोटीन है, लेकिन अगर आप उसमें मक्खन बहुत ज़्यादा डालेंगे तो आपका फैट बढ़ गया। जी फैट डाइजेशन से रिलेटेड है बाइल, ओके फैट मेटाबॉलिज्म में बाइल का काम है, ओके प्रोटीन में नहीं है। ओके सो मतलब आदमी सर्जरी के बाद भी आराम से नॉर्मल खाना खा जैसी सकता है, डाइट सिर्फ नॉर्मली लेते हैं वैसी ही डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई उसमें मतलब ये मॉडिफिकेशन तो की बहुत जरूरत नहीं अच्छी है। मतलब आपने जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए कि वो अगर सर्जरी हो भी जाए तो भी एक लाइफ नॉर्मल चलेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। बट जहां आप पहले 4 चपाती खाते थे अब 2 खाएंगे, 2-2 करके खाएंगे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। यस, डेफिनेटली फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। अगर आप दिन भर में 100 ग्राम बटर खाना चाहते हैं जी तो 25-25 ग्राम करके 4 बार में खाइए। अच्छा एक बार में 50 और एक बार में 50 नहीं खाइए। दिस इज द बस बेसिक हाँ प्रिंसिपल, चेंज ऑफ बेसिक, हाँ दिस इज द चेंज। ओके और ये ग्रेजुअली वैसे बॉडी अडेप्ट कर जाता है और ये चीज़ें भी 6-8 महीने में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। ओके ओके सर, व्हाट यू सजेस्ट, रोबोटिक सर्जरी
या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए? Honestly speaking, laparoscopic surgery is the gold standard for gallbladder stones. ओके, Robotics increases the time and cost of surgery. As such, simple surgical procedures में robotic surgery का कोई major advantage नहीं है. Complex जो procedures हैं जिनमें आपको stitching की या डिफरेंट एंगल्स पे वर्क करने की ज़रूरत होती है, वहाँ रोबोटिक्स का डेफिनेटली एक रोल है. गॉल ब्लैडर में मैं कहूँगा एज ऑफ टुडे देयर इज़ नो एडिशनल एडवांटेज गोइंग विद रोबोटिक सर्जरी. एंड सर आपने बताया अबाउट द रीजंस, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर डिजीजेस. सर क्या बच्चों के अंदर भी ये हो जाता है एट अ अर्ली एज, स्टोन्स होना, कैंसर होना, विच आर लाइक टीनेजर्स और इवन एट एडोलेसेंट एज में? देखिए, गॉल ब्लैडर कैंसर इज सपोज टू बी अ डिजीज ऑफ यंग पीपल. ओके, अर्ली एज ग्रुप में यंगेस्ट पेशेंट मैंने जो देखा है वो 24 ईयर्स है. ओके, बट जैसे आप कहते हैं कि कैंसर ज़्यादातर 60s में 70s में होते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर्स की जो मीन एज है वो 40s में है. ओके, 24 से नीचे मैंने कोई पेशेंट नहीं देखा है. दो रेयर सर्कमस्टेंसेस में ये चीज़ें हो सकती हैं. सिमिलरली गॉल ब्लैडर स्टोन्स आई हैव ऑपरेटेड एज यंग एज 3 years ऑफ एज. 3 years. 3 years. बट वो सर ज़्यादातर क्या कॉज रहा होगा उसका? वो ज़्यादातर पिगमेंट स्टोन्स होते हैं अच्छा, जो कि हेमोलाइसिस की वजह से होते हैं, जहाँ ब्लड का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है उससे बनते हैं. तो एज depends upon a lot of factors, genetic factors and other factors, but gallbladder cancer is supposed to be a cancer of younger age group. सो दैट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन आपने बताई कि यंग एज में जो सबसे ज़्यादा, आज तो भारत खुद एक यंग नेशन है, तो पॉपुलेशन इज एट रिस्क, सो दे शुड प्रैक्टिस कॉशन. एंड क्या सर लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसमें कुछ ज़रूरी होते हैं करने के लिए? देखिए, लाइफस्टाइल का डायरेक्ट कोरिलेशन गॉल ब्लैडर कैंसर से नहीं है, बट डेफिनेटली फ्राइड फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी कैंसर के कॉजेशन में कुछ रोल प्ले करते हैं. कार्सिनोजेनिक चीज़ों में कार्सिनोजेंस ओके, है ना, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कोई गॉल ब्लैडर से, एक्सेप्ट मस्टर्ड ऑयल. ओके, वो मेन मतलब सरसों का तेल कंटामिनेटेड, नॉट प्योर. प्योर मस्टर्ड ऑयल इज हेल्दी, पर कंटामिनेटेड मस्टर्ड ऑयल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद सर उसका क्या पैमाना, मिलावट, अब आदमी कैसे उसको, या तो घर में अपने खुद चक्की लगा के पीसा जाए? ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है. इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कैसे इससे बचा जाए. आई थिंक इसमें यहाँ तो गवर्नमेंट और फूड इंस्पेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इसको एक कोई थॉरो मैकेनिज्म हो जिससे कि इसको हम कंट्रोल कर. तो सर अगर हम तेल बदल दें, जैसे आप कोकोनट ऑयल हो, क्या ये खाली नॉर्थ में ही है या साउथ में भी लोग तो वहाँ कोकोनट खाते हैं, क्या वहाँ पे इसका कुछ रेफरेंसेस हैं? नहीं, मस्टर्ड ऑयल, कंटामिनेटेड मस्टर्ड ऑयल इज़ द ओनली ऑयल इम्प्लिकेटेड इन गॉल ब्लैडर कैंसर. कोकोनट ऑयल में ये नहीं है. या कोई और भी हम तेल से मतलब यूज़ करें तो उससे बेनिफिट है, अगर खाली मस्टर्ड ऑयल को हम अवॉइड करें? देखिए, द मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्री विल किल मी अगर आप ऐसी बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहेंगे. मेरा सिंपल सा सबमिशन है, कंटामिनेशन. मस्टर्ड ऑयल इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, इट इज़ वेरी हेल्दी ऑयल. जी, नॉर्थ इंडिया में खूब यूज़ होता है, लेकिन कंटामिनेशन विद आर्जिमोन मैक्सिकाना इज़ अ प्रॉब्लम. इट्स अ प्रॉब्लम. अच्छा सर, एक और चीज़, प्रेगनेंसी में क्या चांसेस बढ़ जाते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने के, ऐसा सुना है? डेफिनेटली गॉल ब्लैडर स्टोन्स का और गॉल ब्लैडर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इन्फेक्शंस का चांसेस प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ कोलिस्टेसिस. बाइल का फ्लो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं प्रेगनेंसी में. ओके सर, इसके अलावा भी कुछ और मिथ्स हैं विच आर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जब हम लोगों ने लेप्रोस्कोपी स्टार्ट की थी, इनफैक्ट अर्ली डेज ऑफ लेप्रोस्कोपी जिसको कहना चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ी मिथ थी, क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता था
लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन, नसबंदी का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, साहब पेट में आप दूरबीन डाल दोगे तो फिर बच्चे तो होंगे नहीं, अरे बाप रे। इसलिए हम दूरबीन का ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दे थॉट कि दूरबीन पेट में जाते ही बच्चे होने बंद हो जाते हैं। ओके। तो इट वाज अ वेरी ये तो आपका टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में तो बड़ा ही आपको टफ होता होगा, आपने शुरुआत भी टीयर 3 टीयर 2 टाउन से करी सर। बहुत टाइम लगता था एक्सप्लेन करने में कि भाई दूरबीन से ऐसा नहीं है कि दूरबीन पेट में जाएगी और आपकी ट्यूबेक्टमी हो जाएगी, वो उसका एक प्रोसीजर है, वो एक अपने आप में अलग ऑपरेशन है, ये अपने आप में अलग ऑपरेशन है। तो 45 मिनट लगते थे कई बार पेशेंट को समझाने में, और 45 मिनट से कम में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते थे हम लोग। तो समझाने में बहुत महिला टाइम को लगता था। समझाना, उसके पति को समझाना, ये तो आपके लिए मतलब एक आफत मोल लेने वाली स्थिति होती होगी सर। हमको वीडियोस दिखाने पड़ते थे कि भैया ये चीज़ है, इसमें कहीं बच्चेदानी के आसपास नहीं जा रहे हम, कहीं ट्यूब को हम लाइगेट नहीं कर रहे। तो अनफाउंड थी टोटली, लेकिन ये एक मिथ थी जो कि रूरल लेवल पे थी। दूसरी मिथ हुआ करती थी कि साहब आप दूरबीन से ऑपरेशन करोगे, कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाएगा, अच्छा कि खोल करके तो आप सब देख लोगे, अच्छा। क्योंकि इट इज टोटली अपोजिट। लेप्रोस्कोप आपने एक जगह से डाला, उसको आप ऊपर टिल्ट करेंगे, ऊपर का पेट देखेंगे, नीचे टिल्ट करेंगे, नीचे का पेट देखेंगे। तो इनफैक्ट 360 डिग्री व्यू आप पेट के अंदर का दूरबीन से ले सकते हैं। ओपन सर्जरी में आप जिस टारगेट ऑर्गन के लिए आपने इंसिजन दिया है, सिर्फ उसी तक जा सकते हैं या उसके आसपास का हिस्सा दे सकते हैं। ओके। मान लीजिए आप गॉल ब्लैडर सर्जरी कर रहे हैं, आपने अपर एब्डोमिनल इंसिजन दिया हुआ है, तो आप यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस नहीं देख सकते उससे। जबकि दूरबीन को आप अगर नीचे, लेप्रोस्कोप को नीचे टिल्ट कर देंगे तो आप नीचे के सारे स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे, आप अपेंडिक्स भी देख पाएंगे, आप यूट्रस भी देख पाएंगे, ओवरीज भी देख पाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ओवेरियन सिस्ट और गॉल ब्लैडर सर्जरी कंबाइंड करते हैं हम लोग। ओके। दो बीमारियां हैं एक साथ एक ही सिटिंग में हो जाती हैं, तो इट्स अ कॉस्ट बेनिफिट फॉर द पेशेंट। जी। तो लिमिटेशन ऑफ क्वाड्रेंट जिसको कहना चाहिए, वो ओपन सर्जरी में है कि आपने ऊपर का पेट देखना है तो आप ऊपर इंसिजन देंगे, आपने नीचे का देखना है तो नीचे देंगे। ओके। दूरबीन में ऐसा नहीं है, वर्सटैलिटी बहुत है, आप ऊपर का भी देख सकते हैं, आप नीचे भी देख सकते हैं, जिस एंगल पे टिल्ट करेंगे वो देख सकते हैं। ओह दैट्स वेरी वेरी नाइस थिंग। तो हमारे आवर विकसित भारत पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें करी। हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है आज के समय में, भागती दौड़ती जिंदगी में, जब हम लोग सुबह शाम आपाधापी में लगे रहते हैं। अपना जीवन, हमारे साथ जो हमारा असली रियल एस्टेट है वो हमारा शरीर है, जो हमारे साथ जीवन भर रहेगा। तो उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी वो इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए हमें रोज काम करना है। अगर हमें लंबा जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है, अपने परिवार के साथ रहना है, तो बहुत ज़रूरी है इसका ध्यान रखना। तो हम कोशिश करेंगे आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्थ एक्सपर्ट से, जो अपने फील्ड के महारथी हैं, जो लीडर्स हैं, जिन्होंने करके दिखाया, जिनके पास दशकों का अनुभव है, हम ऐसे और डॉक्टर्स, लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन सबको अपने यहाँ बुलाते रहेंगे और उनसे बात करेंगे अपने देश के लिए, आपके हित के लिए, एक विकसित भारत के लिए। धन्यवाद। मैं मोहित शर्मा आज आपसे इजाजत चाहता हूं और फिर मुलाकात होगी एक और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।